गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल KBR लर्निंग एकेडमी में। आज का क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है SSC GD का, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है 6/3/2024 पहले शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन जो है 2024 पहले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन बहुत इजी है और आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाइएगा तो देखिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना रिपीट आ रहे हैं, बस सिर्फ डाटा जो है चेंज रह रहा है कुछ कुछ क्वेश्चंस को। तो हम बता रहे हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अभी बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो SSC GD में 20 जो क्वेश्चंस है आपका मैथ्स में, सारे के सारे क्वेश्चंस आप बना पाइएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 1 रुपया में 14 कलम की दर से कुछ कलमें खरीदी और उन्हें 1 रुपया में 12 कलम की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। आप कहिएगा कि 1 रुपया में खरीद रहा है 14 कलम और 1 रुपया में ही 12 कलम बेच रहा है, तो आप बहुत सारा मेथड है बना सकते हैं, लेकिन सबसे जो इजी मेथड है ना, आप कह सकते हैं कि 1 रुपया में 14 पेन खरीद रहा है और 1 रुपया में 12 पेन बेच रहा है, तो आप कह सकते हैं ना कि 14 पेन का जो CP है वो बराबर है 12 पेन के SP के। चूंकि 14 पेन खरीद रहा भी 1 रुपया में और 12 पेन बेच रहा भी 1 रुपया में, तो दोनों को बराबर कर दिए। तो यहाँ पे जो रेशियो आप निकालिएगा CP बाई SP का, तो ये आपका हो जाएगा 12/14, डेट मीन्स 6/7, यानी 6 रुपया में आपने खरीदा और बेचा कितने में बाबू? 7 रुपया में। क्लियर? तो आपका जो है 6 रुपया में खरीदा है और 7 रुपया में बेचा है। बाबू आप बताइए कि 6 रुपया में आपने खरीदा है और 7 रुपया में बेच दिया, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट और लॉस जो होता है हमेशा किस पे देखा जाता है? CP पे देखा जाता है, जितना आप इन्वेस्ट किए हैं, यानी जितना में आपने खरीदा है। तो आपका 1 रुपया का फायदा हो रहा है। आप बोलिए कि सर 1 रुपया का फायदा हो रहा है कितना में? 6 में। और आपको पता है, सब लोग परसेंटेज पढ़े होंगे, तो 1/6 है फ्रैक्शन में, इसका परसेंटेज में वैल्यू क्या होता है? तो 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% कहने का मतलब 16.66%। क्लियर है? या आपको पता नहीं है तो 1/6 इंटू परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका कितना आएगा? 16.66%। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है? आप बहुत सारे मेथड से भी बना सकते थे। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि भाई 14 पेन खरीदा है 1 रुपया में, तो एक पेन का कीमत कितना हो जाएगा? 1/14 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा CP, और CP हो गया। और 1 रुपया में 12 पेन की दर से बेच रहा है, डेट मीन्स एक पेन का SP कितना हो जाएगा? 1/12। ठीक है, ये हो गया SP। ये आपका CP दिया हुआ और ये SP दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता है तो आप क्या करते हो बाबू? परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट और बटा में CP और इनटू आप 100 करते हो। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हमें लग रहा है। आप इस मेथड से फास्ट बना पाइएगा कि 14 पेन का जो क्रैमूल है 12 पेन के बिक्रैमूल के बराबर है, तो यहाँ से CP बाई SP का रेशियो 6/7 आ गया, तो परसेंटेज प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 16.66%। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप इजी वे में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हम जितना भी सेट आपको प्रैक्टिस करवा रहे थे, देख रहे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। ये कैलकुलेशन पे दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग का क्रिया करेंगे। तो 84 100/21 करिएगा, तो ये 4 मर्थ में कट रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 400 और प्लस 42 इंटू 5 कीजिएगा, तो 5 दूनी 10, 1 पंजों को 20, 1 21 210 हो गया, और माइनस 410 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 400 और माइनस, यहाँ प्लस 200 है और 210 है और माइनस 410 है, तो कितना हो जाएगा? -200। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बाबू? 200। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, और मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि SSC GD में हमें लग रहा है कि 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है कि ये कैलकुलेशन से क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, कह रहा है कि एक व्यापारी जो है 10,000 रुपया प्रति लैपटॉप की दर से 2 लैपटॉप बेचता है, यानी 2 लैपटॉप जो सेल कर रहा है, विक्रयमूल्य कर रहा है, तो दोनों लैपटॉप का जो विक्रयमूल्य है वो बराबर है, और वो किसके बराबर है? 10,000 के बराबर है। तो यहाँ पे सिर्फ हम ये समझा रहे हैं कि अगर 2 लैपटॉप या कोई भी 2 चीज बेच रहा है और उसका सेलिंग प्राइस अगर बराबर है
और एक लैपटॉप पे उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे 40% का लॉस होगा, तो पूरे लेन देन में उसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब भी इस तरह का कंडीशन होगा कि दो समान है और दोनों का एसपी जो है ये बराबर है, तो और एक पे मान लीजिए कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है और एक पे 10% का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल लॉस ही होगा। और कितना लॉस होगा? ये होता है एक्स स्क्वायर बाई 100। कितना होता है बाबू? एक्स स्क्वायर बाई 100। जैसे इस क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू हम कितना लेंगे? एक्स का वैल्यू लेंगे 40%, क्योंकि एक में 40% की प्रॉफिट हो रही है, दूसरे में 40% का लॉस हो रहा है, तो आपका ओवरऑल क्या होगा? लॉस होगा। ये बनाने वाली कोई जरूरत नहीं। कितना लॉस होगा? हमेशा लॉस होगा, लाभ वाला ये ऑप्शन होगा ही नहीं, हमेशा लॉस होगा, लॉस ही होगा। और कितना लॉस होगा? एक्स स्क्वायर बाई 100। एक्स की जगह पे 40 पुट कीजिएगा तो 40 इंटू 40 और बटा में 100, डेट मीन्स 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा बाबू, तो चचू के 16% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। आया बात समझ में? तो इतना करने का कोई जरूरत नहीं, आप उस जमाने इस तरह के क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं। आप देखिएगा कि 40% दिया हुआ है, तो 40 इंटू 40 में 100 की जगह तो 16% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बातों को अच्छे तरीके से, और पॉइंट वाइज हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, हर पॉइंट्स को 1 बाय 1 समझा रहे हैं। तो अच्छे से आप अगर प्रिपरेशन कीजिएगा, सारा वीडियो देखते रहिएगा, तो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। देखिए, ये एवरेज का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी 16/3/2024 में पहले शिफ्ट में पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 24 आदमी है, एक समूह के औसत भार कितना है? 34 किलोग्राम है। यानी 34 आदमी का औसत जो एवरेज है ये 34 किलोग्राम है। 48 व्यक्ति के दूसरे समूह का औसत भार मान लीजिए k किलोग्राम है। यदि सभी 72 व्यक्तियों का औसत भार 56 किलोग्राम है तो k का वैल्यू निकालिए। इस तरह का क्वेश्चंस हर सेट में आप देखिएगा कि मिल रहा है। और सबसे इजी जो मेथड है मैंने आपको बताने का कोशिश किए है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमेशा हम आपको बताते हैं इस तरह का क्वेश्चन। यहाँ पे 24 आदमी है और इसके बाद 48 है दूसरे समूह में, तो 24 प्लस 48 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो आप 24 से काट दीजिए, यानी कहिएगा कि 1 + 2 = 3। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिए। 24 से मैंने काटा, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, मतलब 1 + 2 = और इस वाले ग्रुप का जो एवरेज था कितना है? 34 है, तो 34 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इस वाले ग्रुप का एवरेज कितना है? k है, तो k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ओवरऑल जो 72 व्यक्ति है उसका औसत कितना है बाबू? 56 है, तो 56 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसके बाद आप बना लीजिए, 24 इंटू 34 इंटू 1 कीजिएगा तो 34 हो जाएगा, यहाँ पे 2k हो जाएगा। और यहाँ पे आप करिएगा तो 3 इंटू 56 है, 3 इंटू 56 यहाँ पे मल्टीप्लाई ही कर दीजिए। देखिए 36 18 1 और 25 15 116 168 हो गया। तो यहाँ पे 2k का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 168 माइनस 34, तो आप कहिए कितना हो जाएगा? k इक्वल टू 4 3 134/2 कर दीजिएगा। 2 यहाँ पे नीचे में आ जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 67 किलोग्राम आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है ये बनाने का, आप इतना करने का भी कोई जरूरत नहीं एग्जाम में, आप डायरेक्ट लिखिएगा कि 1 + 2 = 3 और इसमें 34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें k से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 56 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ओवरऑल जो एवरेज है वो 56 है। इसके बाद आप k का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा तो आपका 67 आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को इसी तरह से आप बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का है। साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 2000 रुपये की एक राशि जो है, धनराशि जो है 5920 रुपया हो जाती है। दैट मीन्स कितना? अमाउंट ये दिया हुआ है 5920। क्या दिया हुआ बाबू? अमाउंट दिया हुआ है। और कह रहा है कि यदि वार्षिक ब्याज की जो दर है उन वर्षों की संख्या जिसके लिए धनराशि निवेश किया गया था दोनों समान है। दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो आर का जो वैल्यू है ये आर बराबर है टी के। क्लियर? मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना % लग रहा है वही टाइम का वैल्यू है, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे मूलधन का वैल्यू जो आपका दिया हुआ है, मूलधन आपका 2000 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ वो? 2000 रुपया दिया हुआ है। और मिश्रधन हो जा रहा है, हो जाने का मतलब कितना? ये मिश्रधन दिया है 5920 रुपया। तो आप कहिए कि सर
सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मिश्रधन को आप माइनस कीजिएगा, किससे, मूलधन से माइनस कीजिएगा। तो आप 5,920 में से 2,000 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3,920 रुपया। क्लियर है, यहाँ तक तो किसी को कोई जरूरत समझने का, कोई ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और एग्जाम में इतना डिटेल लिखने का भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा, कहिएगा कि सर फॉर्मूला होता है एसआई का, क्या होता है, एसआई इज इक्वल टू पी बटा में 100, और एसआई का वैल्यू क्या रखिएगा, एसआई का वैल्यू आप रखिएगा 3,920 और पी का वैल्यू रखिएगा 2,000 दिया हुआ क्वेश्चन में, और आर और टी दोनों इक्वल है तो टी को भी आर कर दीजिए, क्योंकि आर का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर कर दीजिए और बटा में 100 कर दीजिए। क्लियर है, यहाँ 3 जीरो है और 3 जीरो काट दीजिए, और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 392 में 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 6 196, और 196 किसका स्क्वायर है, तो आप कहिएगा कि 14 का स्क्वायर है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 196 का रूट, तो आपका कितना हो जाएगा 16% आ जाएगा यहाँ पे आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, और ऐसे जीडी का इसी तरह का क्वेश्चन का पैटर्न है, बहुत ज्यादा इजी है एग्जाम, इसको नोट कीजिएगा थोड़ा सा, सब कुछ समझ में आ रहा है, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे क्या कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, 42 बटा 133 और इनटू मल्टीप्लाई है 46/7, और का को हटाइएगा गुना होगा ना 28 बटा में 92, और भागा को गुना कीजिएगा तो 69/21 हो जाएगा। क्लियर है, अब क्या कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए बाबू कि 7 28 या 4 मार्क में काट दीजिए, और 21 दूनी 42, और ये 3 मार्क में कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 मार्क में कटेगा ना, 2 मार्क में कटेगा, और इसको भी 2 मार्क में काट दीजिए, तो 2 दूनी के 4 चढ़ती है 12, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया कि बोर्ड वहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, हर एग्जाम में पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि m माइनस एन का वैल्यू जो है 11 दिया हुआ है, और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 141 दिया हुआ है, तो एम एन का वैल्यू कितना होगा। आप लोगों को पता है फॉर्मूला ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे होता है कितना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, तो इसी फॉर्मूला पे हम सेट करेंगे, तो आपका क्या कितना हो जाएगा, m माइनस एन का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है बाबू, m माइनस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn। क्लियर, तो m माइनस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, और 11 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है, 121 होता है। कितना होता है बाबू, 121 इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ 141 माइनस 2mn का वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो इधर लाइएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा 2mn इक्वल टू 141 में से 121 घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो mn का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, mn का वैल्यू 20/2 या दैट मीन्स 10 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, और सबको पता है फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्लियर है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है और उसे 10% की हानि होती है। यहाँ पे 25% का छूट देता है और 10% का बोल रहा है कि हमें लॉस हो रहा है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि छूट दे रहा है, और छूट दे रहा है ये 25% का, फिर और उसको 10% का जो लॉस हो रहा है। तो हम आपको बार बार बताते हैं कि प्रॉफिट या लॉस की जो बात होगी हमेशा क्रय मूल्य पे बात होगी, मतलब आपने कितना में खरीदा है उसी हिसाब से आप देखिएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। लेकिन छूट जो होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे होता है, ठीक ना, अंकित मूल्य पे। क्वेश्चन के लास्ट में कह रहा है कि यदि जितना आपने उस पर प्राइस अंकित किया है उसी मूल्य पे आप बेच दीजिएगा तो आपको कितना का प्रॉफिट होगा। क्लियर है, तो देखिए अगर इस पे मार्क्स प्राइस, अगर आपका एमपी है बाबू, हमने मान लिया कि एमपी अंकित है उस पे प्राइस, और उस पे 25% का छूट दे रहा है,
25% छूट कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई दुकानदार आपको बोले कि हम 25% का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 25% डिस्काउंट का मतलब वो आपको दे रहा है 75% में। 100 माइनस 25 कीजिएगा तो 75, यानी जो अंकित मूल्य है, ठीक है, उसके 75% पे आपको वो सामान देगा। तो एमपी का 75% जो है, 75% बटा में 100 इक्वल टू, ये हो गया एसपी, है ना। और यहाँ पे एसपी बराबर एसपी कर देते हैं सीपी, यानी कि आपका जो क्रय मूल्य है उस पर 10% की हानि हो रही है। आपने कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदा बाबू, और 10 रुपया के 10% की हानि हो रही है, तो यानी कि कितना में बेच रहा है वो, 90 में बेच रहा है, यानी 90% में, तो सीपी का 90% यहाँ पे बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी एसपी हो गया और ये भी एसपी हो गया, ठीक है। परसेंट से परसेंट यानी 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे हम रेशियो निकाल देंगे, एमपी बाई सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 90/75, 90/75, ठीक है। 15 से कटाइएगा तो 15×5=75 और 15×90, ठीक है। तो अब कह रहा है कि यदि आपने क्रय मूल्य किया था 5 के यूनिट में, 5 रुपया में, और उस पे मार्क्स कर दिया 6 रुपया, ठीक है। तो अगर आप अंकित मूल्य पे ही वस्तु को आप बेच रहे हो, यानी 6 रुपया में ही बेच रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपने 6 रुपया तो इस पे अंकित कर दिया, और क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी 6 रुपया में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितना होगा। आपने 5 रुपया में खरीदा है बाबू और 6 रुपया में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। और कितने पे प्रॉफिट हो रहा है, 5 पे, तो 1/5 का ये फ्रैक्शन में है, और इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, ये होता है आपका 20%, या आपको नहीं पता है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यही क्वेश्चंस कह रहा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ये 9 क्वेश्चन है। कह रहा है कि रमेश और सुरेश की आय का अनुपात कितना है, 3:4 है, और रमेश और सुरेश की व्यय का अनुपात 2:3 है, और प्रत्येक को 200 रुपया बचाता है, यानी कि सेविंग करता है, तो रमेश और सुरेश की आय ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि रमेश और सुरेश का जो इनकम है बाबू, ये रेशियो ही 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। ये आय का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, तो रमेश और सुरेश की आय ज्ञात कीजिए। तो रमेश की आय जो भी होगा 3 के मल्टीपुल में होगा, और सुरेश का जो आय होगा वो 4 के मल्टीपुल में होगा। तो ये देखिए 3 से नहीं कट रहा है 700, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, 3 से नहीं कट रहा है, और ये 3 से कट रहा है, और ये 4 से कट रहा है, तो यानी ये दोनों ऑप्शन में से कोई हो सकता है। ये तो हमारा ये था कि हमने देखा फास्ट तरीके से, लेकिन ये दोनों ऑप्शन में हम ये नहीं मैच कर पा रहे हैं कि क्या होगा। तो हम आते हैं मेथड पे। मेथड आपका क्या है, देखिए बाबू, आपका जो इनकम है रमेश का और सुरेश का, ये आपका दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, ये आपका इनकम है। और खर्च जो है ये आपका दिया हुआ है 2:3, ठीक है। ये खर्च है, ये क्या है, खर्च है। इनकम में से खर्च आप घटाइएगा तो क्या होगा, बचत आएगा। यहाँ 3 रुपया इसका इनकम था और 2 रुपया खर्च कर दिया मान के चलिए, तो 1 बचा, और यहाँ पे 4 इनकम था और 3 खर्च कर दिया, तो 1 बचा, ठीक है। और 1 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 200, ठीक है। 1 का वैल्यू 200 दिया हुआ, तो रमेश और सुरेश की आय, तो आय 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू हो जाएगा आपका 600, और 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का वैल्यू हो जाएगा 800। तो ये रमेश की आय हो गया और ये सुरेश की आय हो गया, 600 और 800। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहे हैं कि 2 रेलगाड़ी एक ही समय पर स्टेशन सी और डी से चलना शुरू करता है। स्टेशन सी से, एक जो है सी से स्टार्ट करता है और एक जो है डी से चलना शुरू करता है। बहुत बेसिक से हम आपको समझा रहे हैं। दोनों रेलगाड़ी क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो है 32 की स्पीड से जा रहा है, और ये जो है 96 के स्पीड से जा रहा है इधर। तो कह रहा है कि एक दूसरे की ओर चल रही है। जब ये एक दूसरे से मिलती है, मान लीजिए किसी पॉइंट पे ये दोनों मिलेगा, तो दूसरी रेलगाड़ी पहले रेलगाड़ी से 160 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। तो 160 किलोमीटर जो है कौन रेलगाड़ी ज्यादा तय करेगी, चूंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये अगर x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ये x + 160 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। तो C और D के बीच की दूरी कितनी है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। हम आपको बेसिक मेथड बताते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं। अच्छा एक चीज बताइए कि ये सी से एक चलना स्टार्ट कर रहा है ट्रेन, और एक ट्रेन जो है डी से स्टार्ट कर रहा है चलना, और मान के चलिए कि यहाँ पे ये दोनों मिला है, ठीक ना। तो इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ आने में और इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ आने में दोनों के लिए सेम टाइमिंग होगा, ठीक ना। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस और बटा में
वेलोसिटी। क्लियर है? तो यहां से यहां तक आने में पहले ट्रेन को टाइम लगा होगा, डिस्टेंस आपका x है और स्पीड कितना है 32 है। ये बराबर कर देंगे x प्लस 160, क्योंकि इस वाले ट्रेन ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया x प्लस 160 और उसका स्पीड कितना है 96 है। क्लियर है? तो आपका कितना हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा ना, ये 3 से कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 160, दैट मीन्स 2x इक्वल टू कितना 3x माइनस x कीजिएगा तो 2x, और 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 160 हो जाएगा, x का वैल्यू 80 हो जाएगा। क्लियर है? x का वैल्यू 80, लेकिन x का वैल्यू आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि c और d के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो आपको पता है c और d के बीच में डिस्टेंस कितना है 2x प्लस 160। 2x मतलब 2 इंटू 180, सॉरी 2 इंटू एक्स यानी 80 और प्लस 160, दैट मीन्स 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा आप लोग। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा आप लोग। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि x और y मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर एक साथ मिलकर काम करता है बाबू, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। x और y मिलकर काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और y और z मिलकर उसी काम को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं और x और z मिलकर उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है कि तीनों एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहना, और ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ है 6/3/2024 पहले शिफ्ट में, तो आप एक चीज देखिएगा बाबू कि सबसे पहले देखिएगा कि तीनों में छोटा सबसे कौन है। 10, 12.5 और 50, तीनों में सबसे छोटा है 10 दिन। तो x और y मिल करके 10 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, x और y मिल करके 10 दिन में पूरा कर रहा है और उसमें z को भी आप शामिल कर लीजिएगा। क्वेश्चन में लास्ट में कह रहा है कि यदि तीनों एक साथ काम करते हुए इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो अगर z भी उसमें शामिल हो जाएगा तो 10 से कम ही ना दिन लगेगा कि 10 से ज्यादा दिन लगेगा। ठीक ना? ये तो समझ में आ रही है कि x और y मिलके ही 10 दिन में काम कर रहा है, अगर z उसमें शामिल होगा तो 10 से कम दिन लगेगा, ज्यादा तो कभी भी नहीं लगेगा। तो हमेशा ऑप्शन जो होगा ना 10 से कम होगा, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 10 से कम होगा। लेकिन इसमें तो 10 से कम आंसर ही, ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो 10 ही दिया है। ठीक है, तो 10 दिया है, इसका मतलब ये है कि जेड जो है कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसे हम क्वेश्चन को यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, जेड जो है कोई काम नहीं कर रहा है, चुपचाप आकर के बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसको बस एक होता है ना कि नाम का एक कह दिया गया कि जेड शामिल है, लेकिन जेड कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ठीक ना? तो ऐसे हम क्वेश्चंस को हम बनाते हैं, लेकिन आप फास्टली अगर इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का अगर एग्जाम में कोशिश कीजिएगा तो हमेशा देखिएगा कि तीनों में सबसे छोटा कौन है। तो आप कहिए कि तीनों में सबसे छोटा अंक जो है 10 है और x और y मिलके ही 10 दिन में काम कर रहा है, तो z उसमें शामिल होगा, तो हमेशा तीनों मिलकर जो काम करेगा 10 से कम ही होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे x प्लस वाई जो है ये 10 दिन में काम कर रहा है और वहां पे y प्लस जेड जो है 12.5 दिन में काम कर रहा है और z प्लस एक्स जो मिलके है काम को 50 दिन में कर रहा है। क्लियर है? सबसे पहला मेरा काम होता है ये पता करना कि टोटल वर्क क्या है, और आपको पता है कि टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, टोटल वर्क जो है तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो ये 50 आएगा। हमारा मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो है ये 50 यूनिट है। क्या है बाबू? 50 यूनिट है। 50 यूनिट काम को x और y 10 दिन में कर रहा है, डेट मीन्स एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा? तो आप कहिए कि सर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा होगा, और एक दिन में जो काम करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? क्षमता बोलते हैं, यानी कि इफिशियंसी बोलते हैं। उसी तरह से z प्लस एक्स मिल करके 50 दिन में 50 यूनिट काम कर रहा है, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 1 यूनिट काम कर रहा होगा। और y प्लस जेड मिल करके 12.5 दिन में काम कर रहा है, 12.5 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? तो आप 50 से डिवाइड कर दीजिए, 12.5 को पॉइंट हटाएगा ऊपर में 10। ठीक है, तो 25, यानी कि एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। ठीक है, 25 चौके 100। बात आ रही समझ में? अब देखते हैं यहाँ पे, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों मिल के काम को कितना दिन में करेगा। अगर हम एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 1 10, लेकिन ये जो 10 आया किसका एफिशिएंसी आया? ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का ये एफिशिएंसी आया 10।
दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 10/2 दैट मीन्स 5। और टाइमिंग निकालना है कि तीनों मिल करके कितना दिन में काम को करेगा। टाइम x प्लस वाई प्लस जेड मिलकर, तो आपका क्या है टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे किससे, इफिशियंसी से। 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे दैट मीन्स 10 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका टोटल कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा जब तीनों मिलके काम को करेगा। अब एक चीज मैंने यहाँ पे देखा कि x और y ये मिलके 10 दिन में काम कर रहा है और z भी इसमें मिल रहा है, तो अब वो 10 से दिन लग रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि z जो है कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए x प्लस वाई जो है इफिशियंसी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, और y जो है y प्लस जेड 4 एक दिन में काम कर रहा है, और x प्लस जेड जो है 1 यूनिट काम कर रहा है। तो आप देखिएगा कि z को अगर यहाँ पे इग्नोर भी कीजिएगा तो y सिर्फ 4 यूनिट काम कर रहा है और x जो है 1 यूनिट काम कर रहा है, तभी x प्लस वाई जो है यहाँ पे 4 और 1 5 मिलकर काम करे, यानी z जो है कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चुपचाप आकर के बैठ रहा है, बस एक नाम का होता है ना कि नाम के लिए कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो कोई काम नहीं कर रहा है। डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी नहीं बोलेंगे इसलिए कि डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, लेकिन वो काम भी नहीं कर रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे कि वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 4 और 3 दोनों से विभाज्य हो। तो 4 और 3 से दोनों से विभाज्य हो, सिर्फ ये कहता है कि वो कौन सा अंक है जो 3 और 4 से विभाज्य हो। तो 3 और 4 का हम एलसीएम लेते हैं, दैट मीन्स आपकी आंसर होती है 12। लेकिन वो चीज नहीं कर रहा है, कह रहा है कि वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 4 और 3 से विभाज्य भी होना चाहिए, दैट मीन्स 4 इंटू 3। तो ये तो पूर्ण वर्ग है लेकिन 3 नहीं है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 3 36 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे होंगे बातों को आप लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया लेकिन 20 दिन के बाद पी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को पूरा करने में क्यू को 50 दिन और लगते हैं, तो पी अकेले संपूर्ण काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए सबसे जो बेस्ट मेथड है, ये क्वेश्चन भी 6/3/2024 पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए पी और क्यू मिल करके 30 दिन में काम को कर रहा है, पी प्लस क्यू। ठीक है, पी प्लस क्यू अगर मिलके काम करता है तो 30 दिन में काम कर रहा है, यानी एक दिन में कितना पार्ट करता, तो आप कहिएगा कि सर एक दिन में 1/30 पार्ट करेगा। अगर उन्होंने एक साथ मिलकर 20 दिन तक काम किया है तो 20 दिन में कितना काम कर देगा, 20/30 काम कर देगा। पी और क्यू मिलके कितना काम कर देगा बाबू, 20/30 काम कर देगा। दैट मीन्स भाग की बात करेंगे तो 2/3 भाग कर देगा। ये पी और क्यू मिलके काम कर दिया, लेकिन कह रहा है कि इतना काम करने के बाद पी ने काम छोड़ दिया, तो इतना भाग कर दिया तो रेस्ट कितना बचा, रेस्ट आपका बचा 1 - 2/3 की जगह तो 1/3 बचा। तो 1/3 जो काम है क्यू करता है कितना दिन में, 50 दिन में। 1/3 भाग करता है 50 दिन में, तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा क्यू, 150 दिन में, नहीं 150 दिन में। तो अब कह रहा है कि पी अकेले संपूर्ण काम को कितना दिन में करेगा। देखिए इसका एक बेस्ट मेथड भी बताएंगे, लेकिन अभी हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि पी और क्यू जो है मिलके आप कर रहा है 30 दिन में, और यहाँ पे क्यू जो है अकेले कितना दिन में कर रहा है, 150 दिन में। ठीक ना, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 150। तो P प्लस क्यू का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 5, और Q का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1। Q का इफिशियंसी 1 है बाबू, और P और प्लस Q का इफिशियंसी 5 है। दैट मीन्स P का इफिशियंसी कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। ठीक है, तो अगर P अकेले काम करेगा तो कितना दिन लगाएगा, तो टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे किससे, इफिशियंसी से। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 37.5 डे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा आप लोग। देखिए बाबू सबसे इजी मेथड बता रहे हैं, और आप एग्जाम में अगर इसी क्वेश्चंस को बनाइएगा तो इतना लेंदी भी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आप दिमाग में ही कैलकुलेट कीजिएगा, माइंडली कैलकुलेशन कीजिएगा कि पी और क्यू जो है 30 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में 1/30 काम कर देगा। एक दिन में जब 1/30 काम कर देगा और 20 दिन तक काम किया है, तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि 20 दिन में 20/30 दैट मीन्स 2/3 भाग कर दिया। 2/3 भाग कर दिया तो आपको जो रेस्ट काम बचा 1/3 बचा, और 1/3 भाग को कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है। तो 1/3 भाग को क्यू कर रहा है 50 दिन में, तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा, 150 दिन में। तो इतना बताइए लिखने का कोई जरूरत था,
ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सिर्फ माइंड में आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा 150 दिन में। अब डायरेक्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि पी और क्यू मिल करके अगर 30 दिन में काम कर रहा है और क्यू अकेला 50 दिन में कर रहा है, तो हमने टोटल वर्क निकाल दिया, तो आपका पी का इफिशियंसी आपका आ गया 4, तो टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड कर दिया तो आपका कितना आ गया 37.5। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है कि दो परीक्षार्थियों ने जे और के के अंक 15:17 के अनुपात में है। यदि जे के अंक 300 है तो के का अंक कितना होगा? बताइए, इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछने लायक है। ये पूछा हुआ 6/3/2024 के पहले शिफ्ट के एग्जाम में। आप डायरेक्ट कहिएगा कि सर यहाँ पे जे का जो अंक है 15 के रेशियो में है और यहाँ पे 300 यानी 15 का वैल्यू 300, तो एक का वैल्यू कितना 15 2, एक का वैल्यू 2, तो कह रहा है कि 17 का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि के का अंक कितना होगा, तो 17 दूनी 34 यानी 340 आपका आंसर हो जाएगा। अब बाबू बात समझ में, जे और के का जो अंक का अनुपात दिया है 15:17 दिया हुआ है और 15 का वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है कि 300 है, तो एक का वैल्यू कितना, एक का वैल्यू 20, तो 17 का वैल्यू कितना 17 × 20 340। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आप पेन से बनाइएगा या फिर मुंह जबानी बनाइएगा, ये तो सोचने वाली बात है। आप चीज़ों को क्वेश्चंस को जितना फास्ट कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एग्जाम में इसका आंसर लिखिए 340 होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो है ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3,160 रुपया में बेची जा रही इतना रुपया अंकित मूल्य वाली, मतलब इतना रुपया में सेल किया जा रहा है, लेकिन उस पे अंकित जो है 3,950 रुपया अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक पे दिए जाने वाले छूट का प्रतिशत क्या होगा? तो छूट हमेशा किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे मिलता है। अंकित है आपको बाबू 3,950 रुपया, 3,950 रुपया अंकित है, लेकिन ये जो बेच रहा है कितना में बेच रहा है? 3,160 रुपया में बेच रहा है। तो डेट मीन्स कितना का डिस्काउंट दे रहा है? तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दीजिएगा तो 790 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए कि 790 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन किस पे डिस्काउंट दे रहा है? अंकित मूल्य पे ही डिस्काउंट होता है ना। तो 3,950 और परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? यहाँ पे 5 दूनी 10 और इसको 5 से कटाइएगा तो 7 × 5 = 35 और 9 × 5 = 45, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये 79 कट गया, तो आपका आ जाएगा कितना 2 × 10 कितना 20% आपका हो गया। ये सब तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है कि एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत एज जो है 25 है। 25 जो है ये आपका औसत एज है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को आप बिना कैलकुलेशन के भी बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि औसत इक्वल टू क्या होता है? सम बटा में नंबर। अब कह रहे हैं कि यदि एक परिवार के 3 सदस्य, टोटल परिवार में 4 सदस्य है, जिसमें से जो 3 सदस्य है उसका एज जो है ये 20, 22 और 28 है। 20, 22 और 28 है, ठीक है। तो परिवार के चौथे सदस्य की एज कितनी है? तो देखिए, इसको डेविएशन मेथड से बनाइएगा ना तो बहुत फास्ट बनेगा। थोड़ा सा आप सोचने का कोशिश कीजिए कि 4 आदमी है और चारों का औसत जो है वो 25 है, ठीक है, जिसमें से 3 आदमी का जो एज है 20 है, 22 है और 28 है। तो पूछ रहा है कि चौथे आदमी का एज कितना होगा? तो आप ऐसे सोचिए कि अगर औसत अगर 25 है तो 4 आदमी है परिवार में, तो चारों आदमी का अगर 25 रहता एज तो कोई दिक्कत नहीं रहता, औसत आपका 25 होता। लेकिन पहले वाले आदमी का जो एज है वो 20 है, तो चौथा आदमी का जो एज है, देखिए यहाँ पे कितना कम हो रहा है? 5 कम हो रहा है, तो ये 5 जो है चौथा आदमी का ज्यादा होगा 25 से। इसमें देखिए 22 है, होना चाहिए था 25, लेकिन कितना कम है? 3 कम है, तो चौथा आदमी का 3 ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे देखिए 25 होना चाहिए लेकिन है 28, तो ये कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो ये चौथा आदमी का 3 कम होगा। तो यहाँ पे +3 - 3 कट जाएगा, +5 आ रहा है, तो 25 और 5 कितना आ जाएगा? 30। चौथा आदमी का 30 वर्षों का एज। ऐसे आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं डेविएशन से। ऐसे आप मेथड से बनाइएगा तो आप कहिए कि चारों आदमी का औसत 25 है, तो टोटल एज कितना हो जाएगा? 25 × 4 100। टोटल आदमी जो 4 आदमी, चारों आदमी का जो सम है एज का वो 100 हो जाएगा, और 20, 22, 28 तीनों आदमी का एज जोड़ दीजिएगा और 100 में से घटा दीजिएगा तो चौथे आदमी का निकल जाएगा। लेकिन ये जो मेथड है सबसे बेस्ट मेथड है। अभी तो डाटा इजी था तो आप फास्ट बना पाइएगा, लेकिन डाटा थोड़ा सा ट्विस्ट देगा, तो आप डेविएशन से बनाइएगा तो क्वेश्चंस को इजी वे में आप जल्दी से एग्जाम में आप कर पाइएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रमन और
की आय और व्यय का संगत अनुपात कितना है? 9:7 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 70% की कमी होती है तो उसके आय और व्यय का संगत अनुपात क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि आय जो है, इनकम जो है, और यहाँ पे जो खर्च है और बचत है, तो खर्च प्लस बचत इक्वल टू क्या होता है? इनकम होता है। और यहाँ पे जो कह रहा है कि आय और व्यय का संगत अनुपात कितना है, यानी कि आय अगर 9 है तो खर्च कितना है बाबू? खर्च है जो 7 है, यानी बचत जो होगा वो 2 के बराबर होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं इसको 700 मान लेते हैं, और इसको 200 मान लेते हैं, इसको 900 मान लेते हैं, क्योंकि ये अनुपात में दिया हुआ है ना। चलिए, यहाँ पे अब कर रहे हैं कि यदि उनकी आय में 20% की वृद्धि होगी, यदि आय उसका 900 था और 20% की आप वृद्धि कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? पहले से मान लेते हैं कि 100 था, कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, तो अगर इनकम हमने 100 मान लिया और 20% की अगर वृद्धि कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। तो 900 का 120% ऑफ हो जाएगा, है ना, 120% हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0, 9 दूनी 18, 1 और 9 1 10, यानी 1080 रुपया इसकी इनकम हो गई। बात आ रही समझ में? और कह रहा है व्यय में 70% की कमी। 70% की कमी, मान लीजिए कि पहले जो व्यय था 100 था और 70% की कमी कर देगा तो बचेगा कितना? 30। तो इसका 30% हम निकाल देते हैं। इसका क्या करते हैं? 30% निकाल देते हैं। 700 का 30%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 21 210। तो अब जो है खर्च इसका कितना हो गया? 210 हो गया, और इनकम जो है कितना है? 1080 हो गया। अब वही पूछ रहा है कि उसकी आय और व्यय का संगत अनुपात क्या होगा, तो यही अनुपात हो गया। अनुपात आपका क्या होगा? अभिष्ट अनुपात 1080 अनुपात कितना? 210। जो कट रहा है 0 0 काट दीजिए, और 3 से कट रहा है ये 7 13 21, और इसको काटेगा तो 33 9, और 1 बचेगा तो 36 18, यानी 36 अनुपात 7 इसका राइट आंसर होगा। बात समझ पा रहे हो आप लोग? देखिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 6/9/2024 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ, और ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि 9,000 रुपया 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर ऋण दिए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% है, और यहाँ पे जो है मूलधन दिया हुआ है 9,000 रुपया और 2 साल के लिए दे रहा है। अब कह रहा है कि इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3500 रुपया है। साधारण ब्याज कह रहा है कि 3500 रुपया। आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। एसआई बराबर क्या होता है? साधारण बराबर होता है PRT बटा में 100, बट वैसे करने की कोई जरूरत नहीं। आप देखिए कि एक साल में 20% मिल रहा है, 2 साल में कितना मिल रहा है? एक साल में आपको 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला बाबू, तो 2 साल में 40% मिलेगा। किसका 40%? मूलधन का। तो आपका 9,000 का 40% निकालेगा तो 9 चौके 36। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 3500 दिया है, ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद कह रहा है कि इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित हो रही है, यानी कंपाउंडिंग जो है अगर वार्षिक हो रही है तो इतना रुपया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है कि 3,960 रुपया। अब चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लेते हैं। अगर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है बाबू, तो 2 साल में कितना हो जाएगा टोटल CI? तो आप कहिएगा कि 20 + 20 इंटू 20 बटा में 100, 20 20 40 और 4 44%। आप मुजबानी भी बना सकते हैं ये भी फॉर्मूला से, 20 + 20 + 20 इंटू 20 बाई 100 कीजिएगा तो 44% मिलेगा। तो 44% किसका मिलेगा बाबू? 9,000 का ना। 9,000 का 44% आप निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो नचो के 36, तो नचो के 36 हाथ में लगा 3 और 36 37 38 39, 3,960 रुपया आना चाहिए, लेकिन 3,960 रुपया दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही दिया हुआ है। क्लियर है? तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 केवल 2 सही है। बात समझ में आ रहा है आपको? आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या के 65% में 55 घटा दिया जाए तो परिणाम कितना आ रहा है? 400 आता है। तो उस संख्या का मान कितना है? आप देखिए 65% में कोई संख्या है, मान लेते हैं x, तो x का 65% में आप 55 घटा दे रहे हैं, 55 घटा दे रहे हैं तो 400 आ रहा है। ठीक है, आप x का 65% भी लिख सकते थे। मैंने मान लेते हैं कि संख्या मेरा x था, तो x का 65% - 55 बराबर 400, यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे 65% जो है 65%, ठीक है, और 55 को इधर रखेंगे तो 400
55 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो इंटू 100 और बटा में कितना 65, 13 से काटिएगा तो 13 पाँचे 65 और इसको 5 से काटिएगा तो 9 पाँचे 45, 95, 13 पाँचे 95, 5 मिनट में कटेगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं एग्जाम में, बस हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको आप बना सकते हैं। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अर्धगोला है, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन जब अर्धगोले की बात करिएगा ना तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर पूछेगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, गोले का आधा होता है। लेकिन वही पूछ देगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, ऐसे समझिए। देखिए ये जो है ये गोला है, तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा ना तो सिर्फ इसकी बात हम करेंगे, सिर्फ इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन संपूर्ण की जब बात करेगा ना तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये जो है जैसे गोला को काटिएगा तो एक मान के चलिए कि इस तरह का आकार का बनेगा, तो ऊपर वाला जो वृत्त बनेगा वो पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है, इसीलिए हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अभी हम फिलहाल बात करेंगे इसकी, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का मतलब जो ये वक्र है, क्लियर। तो 2 और पाई का मतलब क्या होता है 22 बटा में 7 लेते हैं और आर की जगह पे कितना लेंगे बाबू 21 लेंगे, 21 इंटू 21 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 7 मिनट में कटेगा तो 3 तो 33, 22 इंटू 2 कीजिएगा तो 44 इंटू 63 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए डिजिटल सम से भी बनाइएगा तो 6 और 3 9, 9 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डिजिटल सम 9 ही आएगा। अब देखते हैं डिजिटल सम 9 किस में है, 5 4 9 इसको इग्नोर कीजिए, 2 2 4 ये नहीं होगा, ठीक है, इसको 9 को इग्नोर कीजिए और 6 3 9 इग्नोर कीजिए और ये 2 बच रहा है ये भी नहीं होगा डिजिटल सम, और ये 9 को इग्नोर कीजिए, 8 4 12 13 14, 14 का मतलब 15 ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा 7 2 9, 7 2 9, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। ऐसे भी आप 44 इंटू 63 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2772 आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा SSC का ये पूछा हुआ क्वेश्चन था 6/3/2024 का पहले शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन हमने यहाँ पे खलास कर दिया। फिर आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में, इसी तरह का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है एक सेट लेकर के आएंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस को इसी तरह से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही और फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक्स।